हाँ जी। तो आज क्या करेंगे? कल तो टीवी में भी आ रहा था, कोरोना के लिए हवन करेंगे लिखा। वो तो कर ही रहे हो ना, उसमें करेंगे क्या, वो तो कर ही रहे हो। हाँ। क्या चीज? अभी तो लोगों को हवन में सामग्री क्या यूज करनी चाहिए ये भी नहीं पता। हाँ भैया यूज कर तो लोग कपूर से रहे हैं, लेकिन वो नीचे वो जो लकड़ी और वो जो मंत्रोच्चार उनके जो है, जो उनको जो बता रहा है जैसे वैसे ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम है ना, वही तो कह रहा हूँ ना। तो वो हाँ, तो मैं और भी बता रहा ज्यादा हूँ। वही कह रहा हूँ ना। अभी हवन करना तो यही नहीं पता कि सामग्री क्या होनी चाहिए। वो बस वो बात वही है कि रामदेव बाबा जीरो ने जो बता दिया वो लोगों ने टेक्नोलॉजी पकड़ के लिया। बारे में अभी पता नहीं है किसी को। हाँ, नहीं नहीं, वो तो पता ही नहीं है, तभी तो वो चलो कर रहे आज हैं। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है है ना। जी। तो ये जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इनपुट तो जा रही है पर आउटपुट नहीं आ रही। जैसे हमने समझा था इवोल्यूशन और कल्टीवेशन। तो अगर इवोल्यूशन होता है तो जंगल बनता है, कल्टीवेशन होता है तो खेती होती है। तो ये फर्क समझा था, ये फर्क तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ जी। इवोल्यूशन होता है जंगल जी बनता है, कल्टीवेशन होता है तो खेती होती है, ठीक है। कल्टीवेशन में हमें पता होता है कि हमें क्या कर रहे हैं, और इवोल्यूशन में हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, कौन सी स्थिति बेटर है? कल्टीवेशन बेटर है, लेकिन उसमें लगातार मेहनत है। एवोल्यूशन में कोई मेहनत ही नहीं है, तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। सांस हो तभी तो ये हो गया हाल के सांस जो है अपने आप आ रही है, तो खाना अपने आप क्यों नहीं हो रहा? धीरे धीरे खाना भी अपने आप हो जाएगा। और इस पे तो आ ही गए लोग कि कच्चा खाओ। लिक्विड लो। कच्चा खाने का मतलब क्या है? मेहनत मत करो। नहीं नहीं, खाने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, बीमार रहो। खाने में मेहनत करनी पड़ेगी। कच्चा खाओ का मतलब बीमार रहो। बीमार रहो, सही बात। फर्क समझो ना, जी कि कच्चा खाओ का मतलब है बीमार रहो। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए तो पका हुआ फूड खाने की वो कही है, गरम खाना चाहिए। तो इवोल्यूशन और कल्टीवेशन, उसी तरह से जीरो एमिशन कल्टीवेशन है। तो ऐसा कल्टीवेशन होना चाहिए कि एमिशन जीरो हो, यानी उतना खाओ जितना डाइजेस्ट कर सकते हो और बीमार ना हो, और वो खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हम इस प्रिंसिपल को समझ लें, इस चीज को समझ लें और उपयोग करना शुरू करें इसका, तो हमारे जीवन से निरोगता जो है वो जल्दी आ जाएगी और अच्छी आ जाएगी। निरोगी होने का भी, एक तो निरोगी रहना और एक निरोगी हो जाना। अब रोग गया वो ठीक हो गया तो निरोगी हो गया मैं, या एक है कि मेरे को रोग आए ही ना।
दो चीजें हो गई ना। एक तो अभी मेरे को रोग आया, मैं ठीक हो गया तो मैं निरोगी हो गया, और दूसरा ये है कि मेरे को रोग आए ही ना। रोगी तो तुम अपनी वजह से भी हो सकते हो, सामने वाले की वजह से भी हो सकते हो। पर निरोगी तुम अपने आप को अपने आप ही रखना पड़ेगा कि निरोगी ना हो। रोग को हटा करके निरोगी हो रहे हो तो वो फिर उसमें भी दूसरे की हेल्प चाहिए तुम्हें, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। वो कहते हैं कि अपने गुरु अपने आप बनो। अपने गुरु अपने आप बनो, अपने गाइड अपने आप बनो या ना बनो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, पर अपने गुरु अपने आप बनो ये कहा गया है। अगर आप अपने गुरु अपने आप बन जाते हो तो फिर आप निरोगी रह नहीं सकते किसी भी एंगल से। निरोगी या रोगी? रोगी नहीं रह सकते। रोगी नहीं रह सकते, निरोगी बन जाओगे, निरोगी बने रहोगे। और ऐसे ना एक दो वर्ड्स और हैं, एफिशिएंसी और एलिजिबिलिटी। एफिशिएंसी अलग चीज है और एलिजिबिलिटी अलग चीज है। ताऊ जी, हाँ जी, एफिशिएंसी और एलिजिबिलिटी में अंतर क्या है? तुझे पता नहीं? एलिजिबिलिटी का मतलब तो योग्यता है, एफिशिएंसी का मतलब है कितनी जल्दी, कितनी ठीक और जल्दी तुम काम कर लेते हो। कोई होमवर्क जो है अपना 10 घंटे में करता है, कोई 2 घंटे में कर लेता है, कोई करता पृथ्वी जैसा तो 10 मिनट में निपटा लेता है। पृथ्वी को पता नहीं कितनी देर लगती है, और निश्चल का तो निपटा ही रहता है। एफिशिएंसी 100% है। तो ये एफिशिएंसी है। और योग्यता, कोई किसी क्लास में फेल हो जाता है, कोई किसी क्लास में पास हो जाता है। वो भी तो एफिशिएंसी ही है भैया। योग्यता ये क्या बात हुई? वो भी तो एफिशिएंसी ही है कि उसकी एफिशिएंसी थी, वो पास हो गया। ये क्या मतलब हुआ? एफिशिएंसी थी, उसने लिखा ही नहीं, आता ही नहीं था। एफिशिएंसी होती, लिखना तो आता था उसको, बढ़िया जल्दी जल्दी लिख लेता था, पर क्या लिखना ये पता ही नहीं था। भैया तुम कुछ माँ को भी सिखा दिया करो। इनको खुद ही नहीं आ रहा, तुमको समझ आ रहा है योग्यता का मतलब कैसे? तो समझ तो आ गया इनको। इसका मतलब कि वो कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जैसे जैसे कैसे एफिशिएंसी हुई? जैसे एक हमें पता है कि हम 2 किलो उठा सकते हैं, तो हमारे बच्चों को कुटुंब का गुरु कहा जाता है। 5 किलो का क्यों? ये देखो, ये एफिशिएंसी बता रहा है मेरे को, एलिजिबिलिटी के नाम पे। ये कह रहा है कि एफिशिएंसी का एक पैकेट 2 किलो का है। पूछना ये क्या बता रहा है, इसी से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? एक पैकेट 5 किलो का है, और कह रहा है कि अगर मेरे को पता है कि मैं 2 किलो उठा सकती हूँ तो ये मेरी योग्यता है। योग्यता का मतलब यह है कि पहचान कर लेना कि मुझे इसका क्या जवाब देना है। योग्यता है उसके हिसाब पहचान से करना कि मैं देखूं कि मैं कितना उठा सकता हूँ। ये तो अपनी एफिशिएंसी हुई। एफिशिएंसी हम उठा सकते हैं, जैसे मेरी एफिशिएंसी है। ये किसको कहते हैं? एलिजिबिलिटी पुअर है, इसलिए समझ में नहीं आ रही उसकी। इनके तुम आगे भी नहीं कैसे आ समझा रहे हो? देखो तो योग्यता तो पहचानो पहले, फिर समझाओ। टीचर थोड़ी है, हमें समझाना नहीं आ रहा तुम्हें। एफिशिएंसी दिखा रहे हो तुम, योग्यता को पहचान नहीं रहे हो।
तो पहले योग्यता होती है, उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ती है। नहीं, ये क्या मतलब हुआ? तो पहचान योग्यता अलग फैक्टर है, एफिशिएंसी अलग फैक्टर है। यदि कोई 50 किलो वजन हम उठाते हैं तो वो हम उठाने को चलते हैं, रखा हुआ है, तो हम चलते हैं उसको उठाने के लिए, तो वो हमारी योग्यता में आएगा, एफिशिएंसी में आएगा? बताओ, तुम बताओ क्या आप समझे, तभी तो पता लगेगा तुम समझे क्या। योग्यता तो ये होगी कि हमने पहचान लिया कि हम इसको उठा लेंगे, ये योग्यता होगी। और अगर उठा लिया तो एफिशिएंसी होगी। क्यों? तो काम एफिशिएंसी कहाँ से हो गई? तो काम करना योग्यता हमारी 50 किलो का जैसे वो है, तो हमारी ये योग्यता है कि आसान से एग्जांपल से समझो ना कि एग्जाम देना है, एफिशिएंसी मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, पर क्या लिखना है यही नहीं पता। और अगर हमें पता है कि क्या लिखना है, वो ही हमारी योग्यता है। और अगर तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ी कम भी है पर तुम्हें पता है क्या लिखना है, तो पास तो हो ही जाओगे। मतलब योग्यता तो होता है दिमाग की और बुद्धि की, और एफिशिएंसी होती है हाथ पैरों की, हमारा बॉडी ऑर्गन्स की। जो सबकी होती है एफिशिएंसी, हर चीज में यो है। एफिशिएंसी और योग्यता दोनों चीजें हर चीज में होती हैं। दिमाग डिसाइड करता है कि मैं ये करता हूं। एफिशिएंसी और योग्यता हर चीज में होती है। ये तो वो 50 किलो गेहूं की बात है जो, तो वो उसमें क्या हमने उठा लिया उसको, तो उसे योग्यता उस काम को करने के लिए योग्यता और एफिशिएंसी दोनों चाहिए। भैया, किसी काम को करने के लिए योग्यता और एफिशिएंसी दोनों चाहिए। और क्या? नहीं लगना चाहिए ना क्लास में। नहीं मतलब नहीं, योग्यता भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए अगर बीमार नहीं रहना है तो। टपक जाएगा पीछे को, तो इसलिए तो आगे अगर एफिशिएंसी सबकी तकरीबन एक जैसी सी हो जाए तो कंपटीशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा। कंपटीशन है ही एफिशिएंसी का, और किसी चीज का है ही नहीं। जो श्रमफल मिलता है मोस्टली वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। मतलब एडिशन इन श्रम, जिसको इंक्रीमेंट कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। योग्यता सबकी कई बहुतों की एक जैसी हो सकती है, पर एफिशिएंसी जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो। मतलब योग्यता हो गई काम, किसी कार्य के विषय में जानकारी, और एफिशिएंसी हो गई किसी कार्य को करना, एग्जीक्यूट करना। हाँ, एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, और योग्यता का मतलब है तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसकी तुम्हारी योग्यता है। मतलब जैसे श्वास योग के बारे में हमको जानकारी है, ये हो गई योग्यता, हम बता नहीं रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी कम है बताने का। हाँ, और कर भी नहीं रहे हो तो और भी कम है, और एफिशिएंसी कम है, जानकारी पूरी है। जी, तो श्वास योग से हमारी योग्यता बढ़ती है या एफिशिएंसी? दोनों। दोनों। और क्या, यही तो, इसीलिए तो श्वास योग बनाना पड़ा, नहीं तो बनाने की जरूरत क्या थी। श्वास योग तो दोनों बढ़ती हैं। हाँ,
पोएम भी गा सकती हूँ, तो वो तो पैथी है। क्या ज्ञान चाहिए और उसको कैसे उपयोग करूं, क्या और कैसे। श्वास योग से दोनों बढ़ती है। हम जीरो एमिशन की बात कर रहे थे, तो पहले जो है ना ये डीजल और पेट्रोल से चली करती, आजकल जो है बड़ा झगड़ा कह रहे हैं कि जो ऑयल है वो बनेगा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूट कॉज, ऐसा कहा जा रहा है। 90 से तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है पता है? बहुत सिंपल है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे तो तेल की वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जो ऑयल व्हीकल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट करने का मतलब है तुम जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ, कि जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसके मुकाबले में बहुत कम पोल्यूशन करते हैं। और अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी वो कोयला जलाने से होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे न्यूक्लियर प्लांट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे जो एमिशन है वो और कम हो गया। एमिशन तो ये एक एग्जांपल है, और लड़ाई इसी बात पर है कि जो प्लांट, जो ये ऑयल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिकल ने रिप्लेस कर दिया तो लड़ाई क्यों होगी फिर? जब तेल कौन लेगा? वो कर रहे हैं कोशिश, ऑयल इंडस्ट्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है ना। नहीं, वो किससे लड़ेगी? वो क्यों लड़ेगी? किस बात पे लड़ेगी? इसी बात पे कि ऑयल यूज करो, वो मत, इलेक्ट्रिकल मत यूज करो। 25 साल 30 साल पहले रीवा आई थी, उसको कभी चलने नहीं दिया। किसको? ना बंद हुई ना चली। किसको? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तो 25-30 साल से आ रहे हैं। हाँ, 30 साल हो गए। हाँ, वीवा आई थी। तो चलने नहीं दिए गए ना, तो ऑयल इंडस्ट्री का इतना जबरदस्त प्रेशर था कि उस गाड़ियों को चलने नहीं दिया गया। अगर उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल पर शिफ्ट कर जाते तो आज की तारीख में हर चीज इलेक्ट्रिकल पे चलती, ऑयल का काम, ऑयल की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी होती। ऑयल का प्रॉब्लम एक तो ये है कि ऑयल रिसाइकिल नहीं होता। नहीं, जिनके पास तेल है तो वही तो चाहेंगे कि तेल यूज करें ऑयल इंडस्ट्री वाले, तो वो लड़ाई किससे करेंगे? जो इलेक्ट्रिकल यूज करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, किससे करेंगे? क्या मतलब है? नहीं तो भाई यार, युद्ध के लिए, कंसल जी, युद्ध के लिए जो औजार बने हुए हैं तो वो अगर उपयोग नहीं हो रहे हैं तो वो तो हमको उकसा रहे हैं ना, भाई लड़ाई लड़ो, पाकिस्तान को, इनको सबको दे रहे हैं ना, भाई लो, लड़ो, मुफ्त में लो उनसे। ऐसे ऐसे रिजल्ट सारे के सारे इतने सारे बना लिए उन्होंने, उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो उसको गिफ्ट किए जा रहे हैं। गिफ्ट भी कर रहे हैं और पड़ोसी को परेशान करने की सलाह भी दे रहे हैं। भाई पड़ोसी को क्यों कर रहे हो, अपने आप को ही कर रहे हो तुम। भाई हमको तो खाना भी साथ में मिल रहा है ना, उपहार भी मिल रहा है उसके साथ में।
तो हम तो साथ में परेशान होंगे ही ना पड़ोसी के। तो अब जो है आज अब बात करी जा रही है परमाणु युद्ध की। जी। तो परमाणु युद्ध की बात क्यों करी जा रही है? इसमें परमाणु युद्ध की बात इसलिए करी जा रही है कि अब एटॉमिक डेवलपमेंट सब जगह पर इतनी हो जाए कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन जो है वो ऑयल पे ना डिपेंड करके एटॉमिक एनर्जी जनरेट पे हो जाए। और कुछ नहीं है ये सिर्फ एक तरह का समझो कि वो है कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन जितना भी है वो सारा न्यूक्लियर पावर पे शिफ्ट हो जाए। मूल मुद्दा ये है। न्यूक्लियर पावर पे शिफ्ट करने से क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए अगर न्यूक्लियर पावर यूज होनी शुरू हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एमिशन जीरो हो गया ना, नियर जीरो हो गए, जीरो के और पास पहुंच गए। पर इससे डिस्टरबेंस किसको हुई? जो ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। तो अभी इलेक्ट्रिकल जनरेशन ऑयल इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। अभी डीजल जनरेटर सेट सुने नहीं क्या? हाँ सुने तो हैं। सारी गाड़ियां जो चल रही है वो डीजल जनरेटिंग सेट ही तो है, और क्या है? हाँ ठीक है। तो सारी गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट करनी है तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी तो उतनी होनी चाहिए। तो जो ऑयल इंडस्ट्री की एडवांटेज क्या है कि वो इनएफिशिएंट बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ियों की कि वो इनएफिशिएंट बहुत है। अगर 100 रुपए का तुम ले रहे हो तो मुश्किल से तुम्हें 15 रुपए का रिजल्ट मिलता है। ठीक बात है। और न्यूक्लियर होता है तो तुम्हें 100 रुपए में 80 रुपए का रिजल्ट मिलता है, 70 रुपए का रिजल्ट मिलता है। हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना गाड़ियों के लिए, न्यूक्लियर की थोड़ी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होगी? न्यूक्लियर पावर से, पावर प्लांट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है। अगर एफिशिएंसी, आजकल जो सोलर सेल लगाए जा रहे हैं तो सोलर सेल में और भी एमिशन कम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको लगाने के लिए इतनी ज्यादा जगह चाहिए, उसकी एफिशिएंसी ऑयल इंडस्ट्री से भी कम है। अच्छा। पर मेंटेनेंस उसकी कम है, उस ऑयल इंडस्ट्री की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, और सोलर सेल से जो पावर जनरेट करते हैं उसकी मेंटेनेंस बहुत कम है। और सोलर सेल की एफिशिएंसी जो है वो ऑयल इंडस्ट्री से, ऑयल के यूज करने से काफी फर्क है, कम है। मतलब हाईएस्ट अभी तक न्यूक्लियर पावर की है। तो अब यही चक्कर चल रहा है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट बना के और कॉलोनियों में या सिटी में जो भी जनरेशन की कैपेसिटी है वो लगा दिए जाए, बजाय डिस्ट्रीब्यूट करने के, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान बहुत होता है, वेस्टेज भी बहुत है, रिस्क भी है, कॉस्ट भी ज्यादा है। रिस्क बहुत है और उससे बीमारियां बहुत फैलती है। पर अभी तक तो ये एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स कॉलोनीज बेस लगा दिए। शिप्स के अंदर लग गए, सारे पनडुब्बियां शिप ये सब में लग गए। लेकिन भैया मैंने ये सुना है कि न्यूक्लियर प्लांट में से जो अगर एमिशन हो जाए, जैसे कि पहले कभी जापान में हुआ था कि भूकंप आया और न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ, तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। क्या चीज? न्यूक्लियर प्लांट में अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसमें से एमिशन होने लगा न्यूक्लियर एनर्जी, अरे इसीलिए तो अब शुरू हुआ है दोबारा से कि इसके ऊपर रिसर्च करके इसके जो नुकसान वाले फैक्टर है उनको कम किया जाए। इसीलिए अब रिसर्च शुरू हुई है इसके ऊपर, अब दोबारा से रिसर्च शुरू हुई है इसके ऊपर।
मतलब मेरा कहने का युद्ध के नाम पर तो एक्चुअली रिसर्च इसलिए हो रही है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन शुड रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स। तो चाइना उसके अंदर काफी थोड़ा आगे निकल गया था, लेकिन अमेरिका ने अब अपनी फैसिलिटीज को रिवाइव करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली क्योंकि अब सेल जो है बहुत बढ़ जाएगी इसकी, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सेल बढ़ेगी, ऑयल इंडस्ट्री मरेगी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेल बढ़ेगी। तो नेचुरली जिसको ज्यादा शेयर चाहिए, जिसके पास सब कुछ है, वो उसको करेगा ही ना प्यार। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो अब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने छोटे छोटे बनाने का विचार चल रहा है कि इन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये यूएस में हो रहा है या इंडिया में? सब जगह, पूरे वर्ल्ड में एक ही काम चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में एक ही काम चल रहा है कि, और टारगेट ये है कि जो इन्वर्टर है वो पावर प्लांट हो जाए। कहते हैं कि जो पहले कंप्यूटर बना था वो 8 मंजिली बिल्डिंग में बना था। जो पहला कंप्यूटर बना था वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग में लगा था, और उसमें धूल का एक कण भी ना चला जाए, एसी भी लगातार चाहिए। आज की तारीख में वही कंप्यूटर, उससे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर एक छोटे से ट्रंक में आ जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है अब तो जेब में आ जाते हैं। वो कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल है लल्लू। सुपर कंप्यूटर जो जिसको कहते हैं वो एक ट्रंक में आ जाता है छोटे से में। तो ऐसे ही टारगेट ये है कि जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एक छोटे से बक्से में आ जाए, इन्वर्टर को रिप्लेस कर दे। अगर तुम्हें ध्यान हो तो जहां पर राम सेतु है उसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो राम सेतु के आसपास ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो कि न्यूक्लियर प्लांट को एफिशिएंट करने में काम आता है। अच्छा, किसको काम करने में? फ्यूल, क्योंकि इन्वर्टर में बैटरी लगती है, बैटरी की जगह पे अगर ये ऐसे फ्यूल सेल्स की तो बात हो ही रही है ना। तो फ्यूल सेल क्या है? पानी के सेल्स हैं जो ब्रेक होकर हाइड्रोजन बना देते हैं और हाइड्रोजन से गाड़ी चलती है। तो वो शुरू कैसे हुआ? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया पहले, फिर उसके ऊपर और रिसर्च हुई और वो फ्यूल सेल तक पहुंच गए। सोलार भी तो उसी का ही हिस्सा है भैया। हैं? सोलार सिस्टम भी उसी का ही हिस्सा तो है। नहीं समझा, आप क्या कह रहे हो? सोलार सिस्टम जो आ रहा है ये उसी का पार्ट है ना। किसका? ये अणु का पार्ट ही हुआ ना ये भी। एक्चुअली कोशिश यही करी जा रही है कि सोलर सेल जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनाए जाएं तो उनको सूर्य की जरूरत ना पड़े। हाँ जी भाई एक खत्म हो गया उसको बदल दो, दूसरे से रिप्लेस कर दो। जी। जैसे बैटरी रिप्लेस करते हैं मोबाइल्स में, पहले बैटरी रिप्लेस किया करते थे मोबाइल में, अब पूरा का पूरा मोबाइल ही बदलना पड़ता है। हाँ जी। दिखा दो। हाँ? दिखा दो। तो वही सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है, इसीलिए अब उस पर दोबारा रिसर्च हुई है। और तुम देखो ना कि चाइना जो है ऑयल इंडस्ट्री को फीड कर रहा है। तुमने देखा? ध्यान से देखो, अगर समझो तो चाइना जो है ऑयल इंडस्ट्री को फीड कर रहा है। जी।
समझे कि नहीं? हाँ जी। उसने ईरान को ऑफर किया, सबसे पहले ईरान को ऑफर किया उसने कि अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम मेरे से वो ले लो, हथियार ले लो, मैं गिफ्ट करता हूं तुम्हें। तो अब लड़ाई सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री वर्सेस एटॉमिक पावर जनरेशन के ऊपर है मेनली। और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का सिस्टम चल रहा है, जिसकी योग्यता बेटर होगी वो एफिशिएंट सिस्टम बना पाएगा। और यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आज की जो रिसर्च है पूरी की पूरी सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इसी काम में लगी हुई है। एक कुछ लोग लगे हुए हैं परमाणु को यूज करके ऑयल इंडस्ट्री को बचा ले, और कुछ लोग लगे हुए हैं कि ऑयल इंडस्ट्री को रिप्लेस करो परमाणु से। तुम सोचो ना कि ऑयल इंडस्ट्री अगर रिप्लेस हो जाती है परमाणु बम से, एटॉमिक रिएक्टर से, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। सारा ही फर्क पड़ गया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर की इतनी मेंटेनेंस ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ। पर अभी न्यूक्लियर रिएक्टर पे रिसर्च होनी बाकी है, तो वो रिसर्च दोबारा से शुरू हो गई है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अब जो जितना भी है जो किया गया युद्ध का जो वातावरण बना, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर दोबारा रिसर्च करने के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की गई है। बॉम्ब तो किसी ने भी नहीं फोड़ा है? बॉम्ब तो किसी ने भी नहीं फोड़ा था अमेरिका ने। बॉम्ब फोड़ने के लिए बॉम्ब नहीं ना फोड़ना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें बॉम्ब फोड़ने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो शुरू हो गए ना, न्यूक्लियर उसके डिवाइसेस के एक्सप्लोजन तो शुरू हो गए। तो आने वाली जो इंडस्ट्री है, ये समझ लो कि आने वाली इंडस्ट्री एटॉमिक पावर जनरेशन की है सारी की सारी। और अगर तुम बिना कंप्यूटर कंट्रोल के एटॉमिक पावर जनरेशन छोटा सिस्टम बना सको, तो दैट विल बी मोस्ट एफिशिएंट एंड वर्थवाइल। बिना कंप्यूटर के, बिना कंप्यूटर कंट्रोल के एटॉमिक पावर जनरेशन है? ऐसा कैसे हो सकता है? यही गेम है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का यही कमाल है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी alone can do this. Only embedded technology can do this. तो कंट्रोल कैसे होगा फिर वो? एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से। एम्बेडेड से बना हुआ एक कंट्रोलर का एग्जांपल बताओ। है? एम्बेडेड से बना हुआ एक कंट्रोलर का एग्जांपल बताओ। मोबाइल। तो मोबाइल इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर इंडस्ट्री ना? नहीं, किसने कहा? क्योंकि एम्बेडेड के बारे में भी पता ही नहीं है किसी को। ऐसे तो भैया कंप्यूटर ही एम्बेडेड से बना है। कंप्यूटर को एम्बेडेड के साथ इंटरफेस कर दिया गया है, बना नहीं है। एम्बेडेड नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अलग है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी अलग है। कंप्यूटर सर्वाइव करता है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, एम्बेडेड में वायरस नहीं आ सकता। एम्बेडेड में वायरस नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। ओके, तो तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी के सारे इश्यू खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन कि जो ये एआई को प्रमोट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो क्यों प्रमोट किया जा रहा है? कंप्यूटर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, सो दैट वायरस का स्कोप रहे। हाँ,
कंप्यूटर इंडस्ट्री को सरवाइव करवाने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की सक्सेस के बारे में लोगों को पता लग जाएगा कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी क्या है, तो फिर सारे के सारे कंट्रोलर एम्बेडेड पे शिफ्ट हो जाएंगे, आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, एम्बेडेड आ जाएगी, एम्बेडेड टेक ओवर कर लेगी। हैंडल और पावर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें एम्बेडेड के बिना गुजारा ही नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, एम्बेडेड तो चाहिए ही चाहिए। एम्बेडेड तो चाहिए ही चाहिए, एम्बेडेड के बिना तो कैसे कुछ भी नहीं बनता। नहीं, वो एम्बेडेड जो है, जो कंप्यूटर में एम्बेडेड चाहिए, वो तो बहुत छोटी सी है। जब पूरा कंट्रोल करता है तो फिर कंट्रोल सारा आईटी के ऊपर है, एम्बेडेड पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जब एम्बेडेड पे आ जाएगा तब जाकर के फायदे होंगे ये। और अभी कंट्रोल एम्बेडेड पे किसी को बनाना नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि कंट्रोल को एम्बेडेड पे शिफ्ट करना चाहिए। तो आईटी ने सारी मैन पावर ही खत्म कर दी। एम्बेडेड भी तो आ ही रही है ना, एम्बेडेड वाले भी तो हैं ही। कहाँ है एम्बेडेड वाले? है ही नहीं। जो ट्रू एम्बेडेड कोई भी नहीं जानता। सारे आईटी, मोबाइल तक को सारा आईटी पे शिफ्ट कर दिया ना, एम्बेडेड पे कहाँ करा? नहीं, असेंबली वाले जितने हैं वो सब उसी में आएंगे आईटी में। है? जो असेंबली वगैरह पे काम करते हैं वो सब आईटी में आएंगे। और क्या, असेंबली में तो असेंबली एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम असेंबली पे बन सकता है, यही नहीं पता किसी को। असेंबली पे तो असेंबली अभी यूज हो रही है बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए बस, और कहीं नहीं यूज हो रही। क्योंकि असेंबली पे प्रोग्राम लिखना इतना टीडियस है, इतना टीडियस है कि जब तक आपको पूरा सिस्टम नहीं पता होगा आप असेंबली पे प्रोग्राम नहीं लिख सकते। क्योंकि उसमें बिल्डिंग ब्लॉक है ही नहीं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी तो सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं जो लोग, वो भी असेंबली यूज नहीं कर रहे, ज्यादातर सीओ यूज कर रहे हैं। असेंबली के लिए तो सेटअप ही अलग है। आईटी के लिए जो सेटअप है वो असेंबली में यूज ही नहीं होता। ठीक है, ठीक बात है। क्या पता नहीं क्या कह रहे हो, सुना नहीं मेरे को। नहीं, कुछ नहीं कहा, वो तो मिक्सर चला रहा है। अच्छा। तो एफिशिएंसी और योग्यता, आईटी में एफिशिएंसी ज्यादा है, एम्बेडेड में सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा है। आईटी में सिस्टम की एफिशिएंसी पुअर है पर काम करने वालों की एफिशिएंसी बेटर है। एम्बेडेड में काम करने वालों की एफिशिएंसी भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, और सिस्टम की एफिशिएंसी बेटर होती है। आईटी के मुकाबले में एम्बेडेड की एफिशिएंसी बहुत बेटर होती है। वो है ना कि आईटी और कंप्यूटर में तो गधे घोड़े कुछ भी काम कर लें, लेकिन एम्बेडेड में हर कोई नहीं कर सकता। वही बात है। और खासकर टेस्टिंग जो है एम्बेडेड के अंदर, टेस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। एम्बेडेड में तो डिजाइनिंग भी मजदूरों वाला काम थोड़ी है कि मजदूर भी कर लेंगे, पर आईटी में तो कोई भी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, सीखनी तो पड़ेगी। और पर आईटी की प्रॉब्लम यह है कि आईटी में टेक्नोलॉजी रोज बदल जाती है, मतलब प्लेटफॉर्म बदल जाता है ना। एक्चुअली आईटी को प्लेटफॉर्म के तक ही सीमित रखा। एम्बेडेड में प्लेटफॉर्म कभी नहीं बदल सकता। एक ये भी फर्क है कि एम्बेडेड में तो प्लेटफॉर्म कभी बदल ही नहीं सकता, और आईटी में तुम रोज नया प्लेटफॉर्म बना लो। एम्बेडेड में प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आईटी में प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। एम्बेडेड में प्लेटफॉर्म बदल ही नहीं सकता ना, बना ही रहे हैं ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही बनाना काम है। जब हम एम्बेडेड से प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, प्लेटफॉर्म तो आईटी से, आईटी के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एम्बेडेड नहीं यूज हो रहा उनमें। एम्बेडेड तो कंप्यूटर बनाने में यूज हो गया बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सारा आईटी है।
बहुत कोशिश करी गई, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पता नहीं कौन, इन सब एंड्रॉइड पेंड्रॉइड, इन सब ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह से एम्बेडेड को भी ऐसा बना लें। हाँ, एम्बेडेड को भी आईटी से रिप्लेस कर दे, पर वो कर नहीं पाए क्योंकि हो नहीं सकता। अगर एम्बेडेड को आईटी पे शिफ्ट कर दिया तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है। तो अभी तक भी जो कंप्यूटर में बायोस यूज होता है वो तकरीबन वही है जो पहले यूज हुआ करता था, मतलब शुरू में बना था, उसमें कोई खास चेंज नहीं आया। एड ऑन तो हुए हैं पर बेसिक कुछ नहीं बदला। रैम और रोम में कुछ चेंजेस नहीं है, अभी तक भी वही है। इवन प्रोसेसर में भी कोई खास इनोवेशन नहीं है, वो बस उसमें ज्यादा लगाया जा रहा है। क्योंकि उसके अलावा आता है आईटी में यही आता है ना कि भैया 4 चीजें जोड़ दो, काम नहीं चल रहा, 5वीं और जोड़ दो। एक और टायर लगा दो ट्रक में तो वो तेज भागेगा, एक और लगा लो, ठीक से नहीं चल रहा तो टैगिंग कर दो, टैगिंग, ट्रक में टायर लगा लो, यही फर्क है। तो जब ये आज की जो लड़ाई चल रही है बाजार में, वो यही चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईटी अभी, क्योंकि सारे कंट्रोल आईटी पे शिफ्ट हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयरिंग किसी बंद कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। आईटी अभी सिर्फ झगड़ा ये चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत मेजर इशू हो गया है बिकॉज ऑफ आईटी, नो डाउट। और इसीलिए इसके ऊपर काम बंद हुआ था। Y2K अगर आप समझो तो Y2K ने इतना ज्यादा डर बिठा दिया लोगों के अंदर कि सारा काम साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट इंप्रूवमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। लूपहोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और अगर इसको एम्बेडेड पे शिफ्ट करो तो सारी नीड खत्म हो जाएगी, फालतू पेरिफेरल सारी खत्म हो जाएंगी। क्या समझे? सोलर सेल आने से एक एडवांटेज ये तो हुआ है कि अब धरती की जो अर्थ को जो डिगिंग करते थे, गहरा खोदते थे, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री को तो वही कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। ऑयल को तो निकालना ही पड़ेगा नीचे से। अगर सोलर सेल से भी रिप्लेस कर देते तो कम से कम पृथ्वी को जो नुकसान हो रहा है ऑयल से वो नहीं होगा, ऑयल निकालने से। एमिशन भी तो 0 है, जैसे पेट्रोल का तो बहुत धुआं आता है, एमिशन है बहुत हाई, लेकिन सोलर इंडस्ट्री से एमिशन नहीं है मेरे ख्याल से। क्यों, बैटरी का है तो सोलर की प्रॉब्लम है। हाँ, सोलर की प्रॉब्लम तो है ही ना। सोलर की प्रॉब्लम है बैटरी, क्योंकि रात को लाइट पर इंडस्ट्री में सोलर रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट पावर सप्लाई जो है तुम यूज कर सकते हो, बैटरी की जरूरत नहीं है। बैटरी की जरूरत तो रात को लाइट जलाने के लिए है। ऊपर लगाए होते हैं सोलर सेल। पर एक प्रॉब्लम ये है कि बैटरी, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो सारा दिन बदलती रहती है, एक ये भी प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए बैटरी लगानी पड़ती है। बादल आ गए, लाइट चली गई, ऐसे तो नहीं चलता है। पर अगर ये न्यूक्लियर पावर का जो तुम्हारा अगर सिस्टम शुरू हो जाता है तो ये सोच लो कि फिर तुम्हें बस फ्यूल सेल रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना। तो वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा।
एटॉमिक पावर जनरेशन की सेफ्टीज बनाई जा सकती है, प्रोवाइडेड वो आईटी की बजाय एम्बेडेड पे शिफ्ट कर दे तो। नहीं तो आईटी के लिए सेफ्टी बहुत बनानी पड़ती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन के लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सेफ्टी नहीं चाहिए, जितनी आईटी कंट्रोल के लिए चाहिए। अगर वो एम्बेडेड पे शिफ्ट कर देते हो तो तुम्हारा सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत कम रह जाएंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च हो सकती है। और बहुत सारी रिसर्च हुई है ऑलरेडी, क्योंकि पावर प्लांट ऑलरेडी चल रहे हैं। और उस जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली। ये जो अभी तुमने सुना होगा कि मोबाइल, कुछ ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जो जिनको चार्ज के लिए पिन नहीं लगानी पड़ती, चार्जर नहीं लगाना पड़ता जी। प्रॉक्सिमिटी चार्जिंग हो जाती है उनकी। हाँ जी। तो वो इसी डायरेक्शन में है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बने तो तुम्हारी केबलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। हाँ, ये बात अच्छी बताई। तो बहुत सारे इश्यूज जो है टेक केयर हो जाएंगे। इसीलिए लड़ाई ये चल रही है कि भैया मैन पावर क्या करेगी। अब ये सोचो ना कि अगर ऑटोमेटिक मशीन ली तुमने तो तुम्हारी मैन पावर कितनी रह गई। अमेरिका में ऐसा कहा जाता था कि पूरा का पूरा पेपर प्लांट जो है 7 आदमी चलाते हैं। पूरा पेपर प्लांट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ओनली 7 people आर मेकिंग इट फंक्शनल, प्रोड्यूसिंग इट। ये सिचुएशन आ गई थी ऑटोमेशन की। लेकिन अब ऑटोमेटिक, जब से आईटी के कंट्रोल बनने शुरू हुए तब से ये सिचुएशन जो है डाउन होनी शुरू। अच्छा, तो आईटी की मैन पावर बढ़ गई फैक्ट्री में, तो मैन पावर तो टोटल बढ़ी गई ना, चाहे कैसी बढ़ी हो। तो अभी अभी पीछे कोई 15 महीने, 2 महीने पहले या 6 महीने पहले की न्यूज है कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्होंने ऑटोमेशन को बंद करके अब मैनुअल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो मैनुअल पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि मशीन तो रहेगी पर ऑपरेटर की देखरेख में चलेगी और प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसकी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, सो दैट मल्टीपल प्लांट्स कैन बी पुट अप और सारी मैन पावर को एंगेज किया जा सके। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का चरखा। तो सबको अगर काम दे दोगे तो फिर अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्राइम तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज जो मोस्टली क्राइम ड्रिवन है वो है ऑयल इंडस्ट्री की वजह से कि मेरे एरिया में ऑयल निकल रहा है तो मैं किंग हो गया, फिर पर मेरे को उसको बचाने के लिए टीम इकट्ठी करनी पड़ती है सिक्योरिटी की। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनती है उसका जो रॉ मटेरियल है वो सैंड है, रेत, सिलिका, तो वो हर जगह अवेलेबल है, तो उसके पीछे कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ऐसे ही जब एटॉमिक पावर जनरेशन शुरू हो जाएगी, मास प्रोडक्शन में आ जाएगी, तो उसमें झगड़ा नहीं रहेगा, लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन उसमें सिक्योरिटी का तो बहुत ज्यादा वो रहेगा। अगर उसमें वो जो परेशान करता है बाद में, इसका इम्पैक्ट वो फैल गया, अगर क्या पोल्यूशन, परेशान करता है? जब पोल्यूशन फैल जाता है एटॉमिक से, तो कहते हैं बहुत ज्यादा वो अभी फैल रहा है ना, अभी उस रिसर्च बंद थी तो इसलिए फैल रहा है। जब रिसर्च हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि क्वांटिटी, मेनली पोल्यूशन फैलता है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रहे हो, एफिशिएंसी पुअर है, लेकिन बाकी चीजों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है।
सोलर सेल की एफिशिएंसी 5%, 7%, 10%, और ऑयल की एफिशिएंसी 20%, 25%, और न्यूक्लियर प्लांट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70-80%। और उसके ऊपर रिसर्च होगी तो नेचुरली है पोल्यूशन तो सारा खत्म हो जाएगा, उसका कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर ठीक से बनाए जाए तो तुम्हारा पोल्यूशन जो है, पावर प्लांट जनरेशन, एटॉमिक पावर जनरेशन इज मच चीपर, मच एफिशिएंट एंड पोल्यूशन फ्री, जीरो एमिशन की तरफ चलती है वो। जीरो एमिशन मतलब उसमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा तो जितना भी है जो वर्ल्ड वार का जो शोर मचा, इससे एक एडवांटेज ये हुआ कि वापस एटॉमिक पावर जनरेशन के ऊपर काम शुरू हो गया। क्या हुई अभी, क्या कह रहे हैं आप? एटॉमिक पावर जनरेशन पे काम शुरू हो गया। रिसर्च जो है उसको, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए उसके ऊपर एक्टिविटी शुरू हो गई फिर से सारे वर्ल्ड में। ये तो भैया बहुत पुरानी रिसर्च है। ऑयल की रिप्लेसमेंट, कोल की रिप्लेसमेंट सारी की सारी हो जाएगी अगर ये चल गया तो। टेस्ला की ये बहुत पुरानी रिसर्च है कि बिजली पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये रिसर्च कम से कम भी 100 साल पुरानी है। अरे लेकिन क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? टेस्ला है एक बंदा, TESLA, उसने ये रिसर्च करके पेपर्स निकाले थे बहुत ज्यादा कि बिजली पे हम लोग टोटली शिफ्ट कर सकते हैं, हमें ऑयल की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो सबको पता है ये बात, तो टेस्ला ने क्या किया इसमें, ये तो सबको पता है ये बात। ये बात तो सबको पता है कि बिजली के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पर बिजली कोल से अगर जनरेट कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी ना। ऑयल नहीं तो कोयला ले लिया। कोयले की एफिशिएंसी तो और भी पुअर है। कोयले की एफिशिएंसी तो और भी ज्यादा पुअर है, सोलर सेल से भी कम है। फर्क समझो ना। तो कोयले को और ऑयल को रिप्लेसमेंट है पर एटॉमिक पावर, और इसका पोल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा या जीरो ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर इसमें थोड़ी और रिसर्च करके ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे जो कि इसको आसानी से पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। अभी तो क्योंकि रिसर्च ही नहीं चल रही थी इसके ऊपर, पर अब तो महाभारत जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि उस समय में तकरीबन सारी चीजें एटॉमिक पावर पर चलती थी। कैसे कैसे मतलब? जो औजार थे, जो हथियार थे, हर चीज। हथियार तो बाद में बनते हैं ना, पहले तो डेवलपमेंट होती है चीज की। महाभारत में न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन था, मैक्सिमम न्यूक्लियर, इतने छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर के स्टेशन बना लिए थे कि वो हथियारों में फिट हो जाते थे। इसको इस तरीके से समझो, अभी बैटरी लगानी पड़ती है या सोलर सेल लगाने पड़ते हैं। चल तो हम उसी डायरेक्शन में रहे हैं, क्योंकि महाभारत ही रेफरेंस है जिसको हमारी जो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो महाभारत के रेफरेंसेस को ही इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। ये महाभारत में कभी जिक्र तो आया नहीं कि एटॉमिक पावर का यूटिलाइजेशन होता था उस समय, इसलिए समझ में आता। और उसको उस टाइम पे क्या नाम, विष्णु जो है अणु का 20,000वां हिस्सा है, और अभी तो हम एटम की बात कर रहे हैं। विष्णु क्या है? न्यूक्लियर है? विष्णु क्या है? न्यूक्लियर? नहीं, न्यूक्लियर तो बहुत बड़ा होता है विष्णु से। अच्छा, विष्णु सबसे छोटी इकाई है।
जैसे टाइम को अगर जब कैलकुलेट कर मेजरमेंट करते हैं तो पलक झपकने का समय जो है वो सबसे छोटी इकाई माना जाता है। पलक झपकने का। हाँ, और वेट वजन की पता है सबसे छोटी इकाई क्या है? वजन की? हाँ, रत्ती का बीज होता है। इसका बीज? हाँ, इसका बीज? रत्ती जिसको कहते हैं, अच्छा, वो रत्ती किसी भर चीज का बीज होता है। उसको वजन में उसको सबसे छोटी इकाई माना जाता है। रत्ती। हाँ, रत्ती। रत्ती तो वो होती है एक तरह से इकाई होती है तो रत्ती नहीं, रत्ती। समझाओ यार इसको। क्या? रत्ती। रद्दी? नहीं, रत्ती। ता वाली तकदीर वाली ता। रत्ती से चावल बनते थे, चावल से फिर आगे चलते थे। तो मतलब मैं एक सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा हूं। तो विष्णु जो है इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई को विष्णु कहा जाता है। कण कण में है भगवान कहते नहीं है? विष्णु तो भगवान जी को कहते हैं। हाँ, तो कण कण में इसीलिए होता है ना क्योंकि सबसे छोटी इकाई वही है। कण कण में तो इसलिए होता है क्योंकि कृष्णांश भगवान हवा की ऊर्जा स्रोत बन के बैठे हैं। हवा में है ना, तो बाकी चीजों में नहीं है क्या? अच्छा, रोम रोम में राम। कण कण में है, कण कण में कण जो है। अच्छा, रेत का सबसे छोटा कण एक्चुअली देखोगे दिखने में जो है तो रेत का एक कण, हाँ, रेत का एक कण देखा है कभी? हाँ, चमकता है ना। वो तो बहुत बड़ा होता है, वो कण कण थोड़ी होता है वो। देखा है वैसे भैया, देखा है। तो विष्णु इतने छोटे क्यों हैं? आगे पूछ ले। तो सबसे छोटी इकाई अभी जो नोन है वो एटम के, फोटोन को शायद सबसे छोटी इकाई माना जाता है अभी। और जो सोलर सेल है वो फोटोन्स को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि ये सब तो हम जितना भी काम चल रहा है वो जीरो एमिशन पर चल रहा है। जीरो एमिशन की तरफ जाने की तैयारी चल रही है। जीरो एमिशन का मतलब है जिसमें वेस्टेज जीरो हो जाए। अब यहां पर रिजेक्शन और वेस्टेज ये दो वर्ड समझने की बात है। तो वेस्टेज को कम करने की एक्टिविटी चल रही है। वेस्टेज को कम करने की एक्टिविटी चल रही है। भैया पृथ्वी की हालत देखो, तरस खाओ। हाँ? पृथ्वी की हालत देखो, तरस खाओ। इसकी हालत देखो। पृथ्वी की सर पकड़े बैठा है। तो बेटा सर तो पकड़ने के लिए होता है। सर पकड़ लोगे तो कुछ जाएगा नहीं अंदर, बचे रहोगे। इधर पिताजी है इसके। सर पकड़ने में सबसे पहले कान बंद होते हैं ना, देखा तुमने कभी? आंख इसलिए बंद नहीं होती कि कोई सामने वाला चाटा मार के ना चला जाए। और कान बंद करने में फायदा यह है कि सामने वाला क्या कह रहा है मतलब नहीं है उससे। लेकिन वो पूछ रहा था खड़ा हो जा, क्या बताया, क्या टीचर से कहा था खड़ा हो जा, कुछ बता क्या बताया। हमारे यहाँ टीचर बिल्कुल भी नहीं पूछते, भैया कभी नहीं पूछते कि मैंने क्या बताया। हमारे यहाँ पूछते थे। उसके बाद मैम ने पूछ लिया कि मैंने क्या समझाया। कल हम रिजेक्शन पे बात करें भैया।
हाँ कर लेंगे। ये तो इतने सारे वर्ड बताए इसीलिए कि हमारे पास कोई टॉपिक हो जाए बात करने को। कबाड़ पे भी बात करनी है, वो गिल है बैड रेफरेंस, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा रेफरेंस कैसे कहते हैं। वापस प्लगइन लग जाएगा। यहाँ पर हम चालू करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कहीं से। कुछ लोग सूरदास को रेफरेंस मान लेते हैं। 5 मिनट में कुछ लोग सूरदास को भी रेफरेंस मान लेते हैं। कबूतर को तो रेफरेंस दुनिया ने बना रखा है, बिल्ली को रेफरेंस कोई नहीं बनाता। वैसे बना तो रखा है उसको भी। भगवान की भक्ति करनी है। बिल्ली को रेफरेंस किसने बना रखा है? मैं कैट जैसा हूं। और लोगों ने कुत्तों को रेफरेंस बना रखा है, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। देख कुत्ते जैसा काम करता है। चलो कल इसके ऊपर ही बात कर लेंगे, इस पे रिजेक्शन के ऊपर। है जी, रिजेक्शन एमिशन एंड वेस्टेज। आज हमने समझ लिया वेस्टेज क्या है। वेस्टेज को कम करने पे सारी एक्टिविटी चल रही है, साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका जो टाइटल है ना, जीरो वेस्टेज लिख दियो जी। जीरो एमिशन, जीरो वेस्टेज। वेस्टेज भैया एमिशन इज वेस्टेज। और क्या? एमिशन विच कॉजेज पोल्यूशन। और वेस्टेज, एमिशन वेस्टेज एक ही बात है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो वेस्टेज को कम करने के लिए जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है। और परमाणु जो है, परमाणु पावर जनरेशन, एटॉमिक पावर जनरेशन जो है, वो इस लाइन पे काफी आगे तक का स्टेप है। तो आने वाले टाइम में एम्बेडेड एक्सपर्ट्स की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। इसीलिए बच्चे एम्बेडेड बन गए। और ये जितने भी लगे हुए हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जिन्होंने 6 साल से 14 साल तक के बच्चे पिकअप करने शुरू किया है, तो ये समझ लो कि इस एज में अगर तुम एम्बेडेड सीख लेते हो तो तुम राजा हो जाओगे, आने वाले टाइम के किंग हो जाओगे। ठीक है, तो बाकी फिर कल कर लेंगे। हैं? हाँ जी, कल कर लेंगे बाकी। जी जी। आज का इतना ही। शवं शिव पंचसत्यं कृष्णांसि आत्मा सत्यं पंचतत्व सत्यं पंचाक्षर